डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पाठ द्वितीय लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत भारत में राज्य प्रशासन पेपर के तहत राज्यपाल के पद के बारे में संवैधानिक प्रावधानों से आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने राज्यपाल का जो पद है उससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्यों को सविस्तार समझेंगे। राज्यपाल की शक्तियों को संवैधानिक दृष्टि से दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। दो प्रकार की हैं। नंबर एक, वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह तथा सहायता एड एंड एडवाइस से करता है, जिसका हमने प्रावधान पढ़ भी चुके हैं, अनुच्छेद 154। इसी तरह वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह स्वविवेक के आधार पर करता है, अनुच्छेद 163(1). अनुच्छेद 163(1) इस बात का प्रावधान करता है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करता है, करेगा। अब राज्यपाल की मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता तथा परामर्श से प्रयुक्त शक्तियां वो कौन सी है? नंबर एक है कार्यपालिका शक्तियां, नंबर दो है विधायी शक्तियां, नंबर तीन है वित्तीय शक्तियां, नंबर चार है न्यायिक शक्तियां। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो होगी कार्यपालिका शक्तियों से। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल पद में निहित होती है। राज्य की सभी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाती है। वह अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है। यह अनुच्छेद 154 में हमने बात पढ़ी है, वही बात रिपीट है, तो हमें ध्यान रखना है कि चूंकि राज्यपाल क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसलिए वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उस शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ पे अधीनस्थ से मतलब, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ, अधीनस्थ से मतलब है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों के साथ सहव्यापक। राज्य, जैसा कि आपको मालूम है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है, विधायिका का ही भाग होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो कार्यपालिका शक्तियां हैं राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों के साथ साथ चलती है। इसमें उन सभी विषयों को शामिल किया गया है जिन पर विधायिका कानून बना सकती है। जब किसी विशेष विषय से संबंधित विधायिका का कोई कानून या नियम नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जब तक विधायिका कानून नहीं बनाती है तब तक राज्यपाल प्रशासनिक नियमों के द्वारा, आदेशों के द्वारा, परिपत्रों के द्वारा या निर्देशों को जारी करके अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री, अब यहाँ में ध्यान रखने वाली बात है कि कार्यपालिका शक्तियों के रूप में राज्यपाल क्या कार्य करता है, हितों में समझना है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं। राज्य का मुख्यमंत्री उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की वह नियुक्ति करता है। ध्यान रखें, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री जैसा कहता है उसी के अनुसार वह उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति प्रदान करता है। यह बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, अनुच्छेद 165 में इसका प्रावधान है। इसके अलावा राज्यपाल मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन के नियम, जिन्हें कि हम कहते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, का निर्माण करता है। इसके अलावा मंत्रियों में उन कार्यों का आवंटन, बंटवारा संबंधी नियम भी बनाता है। विभागों का बंटवारा जिसे हम कहते हैं अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स का निर्माण भी करता है, अनुच्छेद 166 के तहत। राज्यपाल
राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, उन्हें शपथ ग्रहण करवाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वह पद से हटा भी सकता है, वह उनके त्याग पत्र भी स्वीकार करता है और समय अनुसार मंत्री को चेतावनी मंत्रणा का प्रोत्साहन देता है। ये बात हमें समझ लेनी है। ध्यान रखने वाली बात है कि राज्यपाल जो है नामात्र की कार्यपालिका होता है, वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। तो जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई इस मंत्री से आप त्यागपत्र मांग लीजिए, राज्यपाल ऐसा करते हैं, या इनके विभागों का बंटवारा बदल दीजिए, विभाग परिवर्तित कर दीजिए, तो ये कार्य भी राज्यपाल द्वारा ही किए जाते हैं। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है तो इस विषय में राज्यपाल से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लिया जाता है, वह उन्हें परामर्श प्रदान करता है। ये बात है अनुच्छेद 217 में। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। हमारा लोक सेवा आयोग कहाँ है? अजमेर, जिसे हम कहते हैं आरपीएससी। आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, वह और उसके सदस्यों की नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है, वह उन्हें नियुक्त तो करता है लेकिन वह उन्हें पद से हटा नहीं सकता है। इसी तरह राज्य के विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं, जिन्हें हम वीसी बोलते हैं, वाइस चांसलर, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्यपाल खुद जो पद धारण करते हैं वो होता है कुलाधिपति। विश्वविद्यालय में तो होते हैं कुलपति और राज्यपाल जो पद धारण करते हैं वो होता है कुलाधिपति। ठीक है, तो कुलाधिपति के पद पर रह करके राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल विश्वविद्यालय की जो चयन समिति होती है उसमें अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। राज्यपाल की तरफ से एक प्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहता है। इसी तरह राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन और प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना की मांग कर सकता है और मांग करने पर ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वह उसे सूचनाएं उपलब्ध करवाए। राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देता है और संकट काल घोषित होने पर वह संघ के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब अनुच्छेद 356 को लागू करना। अनुच्छेद 356 लागू करने के लिए सिफारिश राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। और जब अनुच्छेद 356, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जब लागू हो जाता है, उस स्थिति में वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। उसकी इस हैसियत से राज्यपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त होती है। पहली बात, राज्यपाल को राज्य विधानसभा सत्र का बुलाने, उसे स्थगित करने और भंग करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 174। राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रति वर्ष राज्य विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में विधानसभा को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 176। राज्यपाल विधानसभा में लंबित विधेयक के संदर्भ में या अन्य संदर्भ में राज्य विधानमंडल के किसी एक अथवा दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 175। यह समझे हम राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के दो भाग होंगे, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा। चूंकि हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में द्वितीय सदन, जिसे कि हम कहते हैं राज्य विधान परिषद, नहीं है, केवल और केवल विधानसभा कार्यरत होती है। इसलिए हम विधानसभा को ही राज्य विधानमंडल का पर्याय मान लेते हैं, या कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राज्य विधानमंडल जहाँ पर दोनों सदन कार्यरत है वहाँ पे राज्य विधान परिषद भी होगी और राज्य विधानसभा भी होगी, इन दोनों से मिलके बना है। और जहाँ पे केवल एक सदन कार्यरत है यानी विधानसभा, तो वहाँ पे विधानमंडल विधानसभा के रूप में प्रतीकात्मक रूप में समझा जाएगा। तो दोनों जगह पे वह अपना संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 175।
इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक जब पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है? हस्ताक्षर करने के लिए। हस्ताक्षर करने से क्या होगा? वो कानून का रूप ले लेगा। इस स्थिति में राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। नंबर 1, विधेयक पर अपनी सहमति दे दे, विधेयक पर अपनी सहमति को रोक दे, और विधेयक यदि वो धन विधेयक नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है, कौन सा विधेयक नहीं है? धन विधेयक, पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा देते। ऐसी स्थिति में यदि उस विधेयक को दोबारा संशोधन के द्वारा या बिना संशोधन के द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाए तो राज्यपाल को विधेयक पर सहमति देना आवश्यक हो जाता है। अनुच्छेद 200 में सब बातें वर्णित हैं। राज्यपाल को जब कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित होकर प्राप्त होता है तो उसे वो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित भी कर सकता है। वह स्थिति तब जब राज्य के उच्च न्यायालय की गरिमा खतरे में पड़ जाए, या फिर विधेयक संविधान संशोधनों के प्रावधान के अनुसार न हो, या राज्य की नीति निषेध तत्वों के अनुरूप न हो, या फिर देश के व्यापक हित में न हो, राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हो, या संविधान के अनुच्छेद 331(1) के तहत अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हो। तो इस तरह के जो अनुच्छेद हैं, इस तरह की जो बातें हैं, जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक को राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त है, उस स्थिति में राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य को सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है। ये जिम्मेदारी भी राज्यपाल पे ही। इसके अलावा मैंने भी आपको बताया, जहाँ पर द्विसदनीय राज्य विधानमंडल पाया जाता है, यानी राज्य विधान परिषद पाई जाती है, वहाँ पर कुल सदस्य संख्या का, राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे व्यक्ति साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सहकारिता से या समाज सेवा से जुड़े हो, उसमें उन्हें विशेष योग्यता प्राप्त हो, विशेष अनुभव उनके पास हो, तो ऐसे व्यक्तियों को वह राज्य परिषद का सदस्य मनोनीत करता है, अनुच्छेद 171(5) के तहत। इसके अलावा आंग्ल समुदाय के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राज्यपाल एक सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है, अनुच्छेद 333 का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न चुनाव आयोग से परामर्श करके निर्णय लेता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर, ध्यान दें आप, राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी आपातकालीन निर्णय की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु जब सदन में कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, सदन का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जो है कानून की भांति प्रभावी होता है। यह अध्यादेश विधानसभा सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है। जब नया सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह तक ये जारी रह सकता है। इन 6 सप्ताहों के अंदर यदि विधानमंडल उसे स्वीकृत ना करे तो अपने आप समाप्त मान लिया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल चाहे तो स्वयं भी इस अध्यादेश को वापस ले सकता है। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता,
या जिन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, और नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक जिसे कि हम कैग कहते हैं, उसका प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में रखवाता है। ये जिम्मेदारी राज्यपाल की है। तो हमें ध्यान रखना है कि राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन अनुच्छेद कौन से के तहत, 243 आई व वाई के तहत। आरपीएससी का प्रतिवेदन कौन से अनुच्छेद के तहत, 323 के तहत। और सीएनडीजी का प्रतिवेदन कौन से अनुच्छेद के तहत, 151 के तहत। यह राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वह उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करें। तो इसके साथ आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।